नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको देश की बड़ी 10 न्यूज से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर पावंटा साहिब से। पावंटा साहिब में निजी स्कूलों की मनमानी चर्चा का विषय बन गई है। जी आपको बता दें, अभिभावकों पर प्रतिवर्ष एडमिशन फीस के नाम पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जहां श्री पावंटा साहिब विकास मंच ने इस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। अध्यक्ष जीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि यह व्यवस्था अभिभावकों के लिए भारी पड़ रही है। साथ ही विकास मंच ने निजी स्कूलों की अनावश्यक वसूली पर तुरंत रोक लगाने की अपील की है। तो ये जो हर साल प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस वसूली जाती है, इसके बारे में हमने इस मुद्दे को हमने टेकअप किया है, गवर्नमेंट को लिखा है और जिलाधीश सिरमौर के माध्यम से हमने प्रदेश सरकार को भी इसको भेजा है। इसमें अभिभावकों का ये बड़ा कंसर्न है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी अलग अलग तरह की फीस होती है। उसके बारे में हम नहीं अभी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन जो हर साल एडमिशन फीस ली जाती है और कई स्कूलों के द्वारा काफी भारी भरकम फीस होती है जो कि हर एक के को पे करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको बनानी चाहिए जो इस सारे विषय को देखे। प्राइवेट स्कूलों के भी अपने खर्चे हो सकते हैं, तो इसमें हमारा सुझाव ये रहेगा कि इन स्कूलों की कैटेगरीज बनाई जाए, कौन ए कैटेगरी के हैं, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, और उसके हिसाब से उनका फीस स्ट्रक्चर तैयार हो। और किसी भी सूरत में लेकिन जो हर साल एडमिशन फीस की जहां तक बात है, ये अभिभावकों को, पेरेंट्स को बहुत पिंच होती है कि इवन चाहे सरकारी स्कूल भी हो, उसमें क्या है कि जो ये बुक सेलर हैं, अगर एक किताब भी किसी ने लेनी है तो पूरा उसका वो बंच पकड़ा देते हैं, पूरा सेट खरीदना पड़ता है। ये भी हमारे ध्यान में लाया गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए। ये तो बार बार ये सिलेबस चेंज नहीं करने चाहिए ताकि बच्चों को आगे वो बुक्स यूज में आती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने स्वास्थ्य हार्ट अभियान की शुरुआत की। जी आपको बता दें, युवाओं को हार्ट अटैक के प्रति जागरूक करना और प्राथमिक उपचार की जानकारी देना इसका प्रथम उद्देश्य है। अभियान की शुरुआत कृष्णा ओवरसीज आईएनसी के कॉर्पोरेट ऑफिस से की गई। सरब्रेट टैबलेट का वितरण कर जीवन रक्षक उपाय लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही एनजीओ अध्यक्ष डॉक्टर राजीव अरोड़ा ने समय रहते जागरूक होने पर जोर दिया है। Firstly, I'd like to thank Dr. Sanjeev Arora, the president of NGO, who's taken this initiative to the next level. And I also like to thank Vinita ji for taking the time out in this particular day. And today is being the World Health Day. और जो campaign चलाया है संजीवनी ने, that is स्वास्थ्य heart, which means the healthy heart, the heart which beats for every second and the heart which beats for our nation needs to be healthy. और इसके लिए we have taken the campaign to the next level by giving this tablet, which is not a tablet, it's a kind of a संजीवनी for everyone. जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग होती है। तो आज डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने इस चीज़ को पूरा भी कर दिया इस कैंपेन के थ्रू, सो दैट ये एक संजीवनी हर एक के पास रहे और ज़रूरत पड़ने पे वो खुद के या किसी और के काम भी आ सके। So this is a very good initiative and I like to thank everybody who is part of this. आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। एक नई मुहिम संजीव अरोड़ा जी ने चलाई है अपनी संजीवनी एनजीओ के साथ मिलके, और कृष्णा
ओवरसीज़ के साथ। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि कहते हैं ना, दिल का मामला ज़रा नाजुक होता है, क्योंकि जब से बच्चा जन्म भी नहीं लेता, माँ को ये जो दिल की धड़कन सुनने को मिलती है ना, तब से इस दिल को बहुत संजो के रखती है माँ। और जब बड़े हो जाते हैं कि हमारा दिल, बस कहते हैं ना, ये दिल धड़कता रहे तो हर काम पूरे होते हैं, हर बात पूरी होती है, बस दिल धड़कता रहे। तो इस धड़कन को, इस दिल को हमें बहुत प्यार से, बहुत संजो के रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है ऊपर नीचे, तो हमारे को एक अपने स्वस्थ रहने के लिए एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है, कि जब हमारे पास डॉक्टर नहीं होता, कोई हेल्प नहीं होती, पर ये एक छोटी सी दवाई जीभ के नीचे रखने से हमारी जान बच सकती है। ये है सॉर्बिट्रेट। ये हमें अपने पास, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में ज़रूर रखनी चाहिए। हमें काम ना आए, चाहे हम, भगवान करे कभी कुछ ना हो, पर कभी किसी के साथ अनहोनी हो सकती है, डॉक्टर के आने से पहले हम इस दवाई को दे सकते हैं, जो एक छोटी सी होती है, जीभ के नीचे रख के हमारी सांसें, हमारा दिल फिर से धड़कने लगता है। तो मैं ये कहूँगी, ये बहुत ही प्यारी मुहिम है संजीव जी ने जो शुरू की है, और ये 7 दिन तक उपलब्ध होगी। इधर उधर जाके इस दवाई को ये बांटेंगे, इसको इधर उधर मत कीजिएगा, बहुत संजो के, बहुत ध्यान से अपने वॉलेट में रखिएगा। भगवान करे आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहे, धड़कता रहे, प्यार से, दिल से। इसका जो कार्यक्रम है कृष्णा ओवरसीज़ पे रखा गया है, इसकी जो स्टार्टिंग है, जो इनॉग्रेशन जो हुई आज इस कार्यक्रम की, जो अभियान है, ये स्वस्थ हार्ट इंद्रप्रस्थ संजीवनी द्वारा चलाया जा रहा है। आज 7 अप्रैल है, वर्ल्ड हेल्थ डे है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम क्या कर सकते हैं? भाषण देना अलग बात है कि स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सैर करने जाएं, वॉक करने जाएं, योगा करें, ये सब ठीक है, बट आप ग्राउंड लेवल पर आप क्या कर रहे हैं? आप किसी की क्या हेल्प कर सकते हो? तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे इंद्रप्रस्थ संजीवनी जो अभियान लेकर आई है आपके बीच में, इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता। एक जीवन रक्षक गोली है सॉर्बिट्रेट। जब साइलेंट हार्ट अटैक आता है, सीने में दर्द होता है, हार्ट अटैक की पोजीशन पे जब वे व्यक्ति होता है, तो ये गोली उसके लिए एक जीवन रक्षक है, एक संजीवनी बूटी है। तो ये आज से हमने अभियान शुरू करा है, और लगातार 7 दिन दिल्ली के जगह जगह पे कॉरपोरेट ऑफिस में, जिम में और पुलिस स्टेशंस में, और जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा तो हम वहाँ पे ये अभियान चलाएंगे। और हम ये चाहते हैं दिल्ली का प्रत्येक नागरिक जो है स्वस्थ रहे, उसके लिए ये जो एक टैबलेट है, ये हम जगह जगह वितरित करने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और जैसे कि संजीव अरोड़ा जी का इनिशिएटिव है, आपने भी पढ़ा भी होगा कि सेव्स लाइफ बिफोर इट्स टू लेट। तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ डे पर इन्होंने ये कार्य किया है। और संजीव अरोड़ा जी एक सामाजिक क्षेत्र के पुराने कार्यकर्ता है, जो कि गंगा पुत्र की उपाधि से भी सम्मानित किए गए हैं, और अब तक 9 लाख से अधिक गंगा जल की बोतल भी वितरित कर चुके हैं। और इस प्रकार का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो कि एक सिंगल गोली जिसकी कीमत 2 रुपये होती है, लेकिन समय आने पर अगर आपके पास उपलब्ध है तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। आपके पास समय मिलेगा आपको कि उस व्यक्ति को उपचार के लिए आप केंद्र पे ले जा सकते हो, हॉस्पिटल ले जा सकते हो, और जान बचाने का बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, पैरामाउंट हमेशा इंद्रप्रस्थ संजीवनी के साथ इन अच्छे कार्यों में सहयोग देता रहा है। और एक्चुअली जो ये काम है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, और उसके हिसाब से जो सॉर्बिट्रेट की गोली जो सबको दी गई है, उससे लोगों में आपके हृदय के प्रति जो सोच है वो आती है। याद रहता है लोगों को कि हमारे को अपने हृदय का ध्यान रखना है। और ये गोली आपके पास होने से मैं मान के चलता हूं कि काफी हद तक आपका बचाव हो सकता है। अगर कोई हार्ट अटैक या कुछ प्रॉब्लम आती है, एंजाइना आता है, तो इसलिए मैं तो संजीव जी को बोलूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं, सबको याद दिला रहे हैं इन बातों के बारे में। और पैरामाउंट की तरफ से हम हमेशा इसके ऊपर ध्यान देते ही हैं। हमने अभी भारत विकास परिषद के साथ मिलकर और विवेकानंद आरोग्य केंद्र के नाम से एक हार्ट हॉस्पिटल और बाकी भी चीज़ों का है, वहाँ पे डायलिसिस वगैरह और आई सर्जरी वगैरह सब कुछ है।
उसका हॉस्पिटल भी खोला है जो बहुत ही कम दामों में लोगों का सहायता करता है। मगर ये सब प्रेरणा एक दूसरे के कामों से मिलती है, तो इसीलिए वो आज संजीव जी के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो फिर हमें ध्यान रहता है कि हम ये काम और कर सकते हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो मैं संजीव जी को इस बारे में बधाई दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही यूनिक प्रयास है और लोगों में इसकी जागृति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी ऐसे स्थान पे होते हैं जहां मेडिकल सपोर्ट एकदम से नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर इस तरह की मेडिसिन हम लोग साथ में रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या शुभकामनाएं देंगे एनजीओ को? संजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिक काम कर रहे हैं और आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे जो इन्होंने मेडिसिन वितरण का जो कदम रखा है बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये अभी आज जो है वर्ल्ड हेल्थ अवेयरनेस डे है, ये पूरा वीक इसमें मनाएंगे इसके अंदर। और ये बहुत ही कॉमन और ऐसी चीज़ बताइए इसके अंदर कि सेलिब्रिटी तौर पर सबके हर एक के पास होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके आसपास भी किसी को होता है अगर ये, तो बड़ा अच्छा संदेश है ये वाला। तो हम भी अपनी कोशिश करेंगे कि अपने हम स्टाफ को जागरूक करें, उनको बताएं इसके महत्व के बारे में। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जीव की नीचे रखनी होती है जिसकी वजह से सिम्टम्स नजर आते हैं हार्ट अटैक के। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला और मैं आशा करता हूँ कि आगे संजीवनी के साथ पहले भी काम किया है, आगे वो काम करते रहेंगे और ऐसे लोगों को अच्छे संदेश देते रहेंगे। धन्यवाद। फर्रुखाबाद में यातायात व्यवस्था में लगे होमगार्ड आपस में भिड़ गए हैं। जी आपको बता दें, झगड़ा अवैध वसूली के बंटवारे को लेकर हुआ। दोनों की सड़क पर मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। मारपीट के दौरान गाली गलौज और फटी वर्दियां का मामला भी सामने आया है। साथ ही रेलवे स्टेशन तिरास क्षेत्र में इस विवाद ने लोगों को दहशत फैला दी है। अलीगढ़ में सड़क हादसे में वायु सैनिक विशाल चौधरी की मौत हो गई। जी आपको बता दें, वो छठी पर घर गए थे और बुलेट बाइक से जा रहे थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बाद उनकी मौत हो गई। 3 साल पहले उन्हें अग्निवीर के रूप में जॉइनिंग मिली थी। पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मेरा नाम चंद्रबोस। ये कौन थे आपके? मेरा भतीजा। क्या नाम था इनका? विशाल चौधरी। ये कहाँ के रहने वाले थे? हम रजावल के रहने वाले। थाना कौन सा पड़ता था? थाना गोंडा पड़ता। अच्छा, ये क्या हुआ है इनका, आपको क्या सूचना लगी थी? हमें तो इसकी हालत देखी से तो कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि इसकी बाइक में भी कोई चोट नहीं है। बता रहे हैं कि इंडिकेटर टूटा हुआ है। अच्छा, इसके हाथ में भी चोट है, हाथ इसका सीधा टूटा हुआ है और सिर में चोट है। तो ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये भी नहीं, ये घर तो ये बताया गया था। मेरा भाई छोटा आड़तिया, वहाँ ये बताया गया था घर रोटी खाने जा रहा हूँ, खाना खाने की बताया गया और यहाँ मिले दो दाप। तो क्या सूचना लगी थी? अभी हमें तो इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। क्या करते थे ये? एयरफोर्स में था। क्या उम्र रही होगी इनकी? और उम्र लगभग 22-23 साल। 22-23 साल। 17 साढ़े 17 का तो लगी हो। 22 साल से कम। इसकी 2.5 साल नौकरी हो चुकी। तो क्या पता लग रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? देखो बाबूजी क्या नाम है आपका? भगवरन सिंह। ये कौन है आपके? भांजे।
ये क्या हुआ? काय में तैनात थे, कहाँ पर थे? खैर से आए दुकान पे से रोटी खाने के लिए घर। तो किसी दोस्त का फोन आया, उसने बुलाया है। अच्छा, अब ये कोई मालूम नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको? हम तो शक जा रही कि मार हो जी गाँव एक्सीडेंट हो तो मोटरसाइकिल टूटती कछु हो तो पुलिस केस हो तो या तो कोई ना कोई तो काय में थे ये? एयरफोर्स में। क्या उम्र रही होगी इनकी? 22-23 साल। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? रजावत। तो अच्छा, इनका कहीं इलाज चला था? नहीं कहूँ चलो इलाज इनका मेडिकल ले गए, मेडिकल जीवन ज्योति। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में INSO के कार्यक्रम के बाद आरके सदन की कुर्सियां टूट गई। जी हां, आपको बता दें ABVP ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और अखिल भारतीय छात्र संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार भी हुआ है। अब ABVP ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। सबसे पहले तो आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। INSO जो खुद को छात्र हितैषी संगठन बताते हैं, उन्होंने कल एक ऐसा अभद्र कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर किया जिसके अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संपत्ति को, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की फीस से ली गई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। उन लोगों ने नशा मुक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन से कि नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम करेंगे, उसके नाम पर परमिशन ली। वो कार्यक्रम नशा मुक्ति न हो करके केवल एक पारिवारिक राजनीतिक क्षेत्र जो हरियाणा के अंदर दोबारा से पनपने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल छात्र छात्राओं को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बाहर से सिंगर बुलाए और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की लगभग आरके सदन की सभी कुर्सियों को तोड़ने का काम किया। इस तरह के संगठन छात्र हितैषी कभी नहीं हो सकते। इस कार्यक्रम की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः निंदा करता है और शर्म आनी चाहिए इस तरह के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो खुद को एक छात्र हितैषी बताते हैं और वो छात्र हितैषी न बन करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने का काम करते हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र इस बात की कड़ी निंदा करता है। बताया गया कोई हुड़दंगबाजी की? कल का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हुड़दंगबाजी का कार्यक्रम था, ना ही कोई उसको नाम दिया था छात्र संवाद। उसमें छात्र छात्राओं की कोई बात न हो करके केवल और केवल एक राजनीतिक चेहरा बनाने का काम किया गया और छात्र छात्राओं को बरगलाने का काम किया गया। उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं था जो छात्र हितैषी था। सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी जो एक पारिवारिक पार्टी है, उस पार्टी का अंदर किसी भी गरीब किसान मजदूर का कोई बेटा आगे नहीं आ सकता। वो केवल और केवल अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को चमकाने के लिए छात्र छात्राओं का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कार्रवाई की, इस तरह के कार्यक्रम की हम पूर्णतः निंदा करते हैं। इसके अलावा कोई आप कदम उठाएंगे जैसे कि इस तरीके से? इसके लिए हम कल ही जाकर के विद्यार्थी परिषद का एक पैनल OSD2VC से मिला। हमने बताया कि इस तरह का नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो हमें जो प्रशासन ने एक आश्वासन दिया है कि ये जो परमिशन है वो हिंदी विभाग से ली गई थी, हिंदी विभाग वालों ने इसकी परमिशन ली थी और ये पेड कार्यक्रम था। 42,000 रुपए की पेड के ऊपर ये कार्यक्रम किया गया और जो भी नुकसान होगा उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने मांग की है कि वो पूर्णतः प्रदर्शित करके डिस्प्ले किया जाए कि उस व्यक्ति से इस कार्यक्रम के जितना भी खर्चा, जितनी भी तोड़फोड़, जो भी गरीब किसान का बेटा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसकी फीस से जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति बनाई गई है उसको नुकसान पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया और उसकी भरपाई के लिए वो अधिकारी
वो कर्मचारी सब जिम्मेवार हैं जिन्होंने इसकी परमिशन ली थी। तो बाहर के स्टूडेंट लग रहे हैं आपको, कुछ जो बाहर तक देखिए, जहां तक हमने कल के कार्यक्रम की सूचना हमें मिली है उसमें लगभग 90% जो लोग थे वो बाहर से थे, 10% कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे, जिसमें से बच्चे ना ही इनका कोई भाषण सुनने गए हैं ना ही इनको कोई देखने गया है। वो सिर्फ और सिर्फ सिंगर को बुला करके झूठ बोल के कि वो सिंगर आएंगे, सिंगर सिर्फ एक ही आया, बच्चों को भीड़ इकट्ठा की और उनको अंदर बंद करके रखा। तो नशे को लेकर भी कोई वहाँ भाषणबाजी, कोई जागरूकता कुछ चला? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर नशे के विरुद्ध या नशे के ऊपर कोई कार्यक्रम होता तो इस तरह के सिंगर ना बुलाए जाते जो खुद ही नशे को बढ़ावा देने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये संगठन खुद कैसे नशे के ऊपर बोल सकते हैं? ये खुद ही सरकार में रह करके इनके ऊपर खुद एलिगेशन कई सौ करोड़ों के नशे के विरुद्ध लगे हुए हैं, नशे के ऊपर इन्होंने पहले पैसे खाए हुए हैं। ये कैसे नशे के विरुद्ध कार्यक्रम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आकर के? इनका काम सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भड़काना है और अपनी राजनीतिक चमकाना है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर हुई फायरिंग में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। जी आपको बता दें, करीब 7 दिन की जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही रात 9:50 में हुई इस हादसा के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र की सुरक्षा बरतने के लिए अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी है। एक बात आप नोट करिए कि जितने भी इस तरह के अपराध जिले में, आसपास के जिलों में, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा में हुए हैं, जहाँ एक्सटोर्शन के पर्पज से किसी के बिजनेस प्रीमाइस पे फायरिंग करवाई गई है, उनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस ऐसा हो जो ट्रेस ना हो। पुलिस का बहुत प्रयास इसमें रहता है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हमारे कर्मचारियों को मेहनत करनी पड़ती है, बट ऐसा एक भी अपराध नहीं है जो ट्रेस ना हो। सवाल ये है कि ये जो युवा है जो दिशा भ्रमित होकर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, मैं उनको एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप जो बाहर बैठे हुए अपराधी हैं उनकी बातों में आके थोड़े से पैसे के लालच में जो इस तरह की चीज़ करते हैं, इससे आप अपना खुद का भविष्य खराब करें। बाहर जो गैंगस्टर बैठा है या जो भी क्रिमिनल है उसको आपसे कोई सहानुभूति नहीं, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। अब आपके साथ जो आज हुआ, आप चोटिल हो गए, इसको ये तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना, ये आपका परिवार भुगतेगा। तो ये परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, युवाओं को खुद से भी सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे। आप थोड़ी सी मेहनत करें, इतना सा पैसा तो आप कहीं भी मेहनत करके बड़ी आसानी से कमा सकते हैं और एक रिस्पेक्टेबल जिसको लाइफ कहते हैं वो जी सकते हैं। अब आपके ऊपर एक अपराधी होने का जो दाग है वो पूरी उम्र के लिए लग गया, आप इंजर्ड हो गए, आपको पूरी उम्र एक ट्रायल फेस करना पड़ेगा, आपको सज़ा भी हो सकती है कोर्ट की। आपके पेरेंट्स ने जो भी आपके लिए सोचा था भविष्य आप बनाओगे कुछ, उनका तो जो भी था वो सब खराब हो गया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इस 18-19 की एज है इसकी, तो बिल्कुल जो यंग बच्चे हैं वो इन क्रिमिनल्स की जो बाहर बैठे खुद तो आराम, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं वहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके पीछे भी एक जो सिस्टम है, सरकार काम लगे हुए उनके पीछे, बट यहाँ का जो जिस तरीके से वो दिशा भ्रमित करके
युवाओं को अपराध में धकेल रहे हैं, तो युवाओं को खुद से समझना पड़ेगा कि उनकी बात करना। ठीक है सर। रात को लगभग 9:50 पे आप सबको पता है कि ट्रिनॉक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो थाना में, तो वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला और जितनी टेक्निकल इनपुट्स थी, उसके आधार पे हमने कल लगभग रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास इस अपराध में जो शामिल थे उनमें से एक आरोपी जिसका नाम अमन है और वो कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव का रहने वाला है, तो उसको कल रात को गिरफ्तार किया। तो उससे जो शुरुआत में पूछताछ हुई, उसके आधार पे कुछ साक्ष्य पुलिस की टीम को एकत्रित करने थे। इसके लिए इसको रादौर क्षेत्र में लेके जाया गया। वहाँ पे इसने अवर्धन नहर का जो पुल है उससे कूदने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास में इसके लेग्स में इंजरीज आई हैं, तो हमने इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अभी डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं कि इंजरी है वो किस नेचर की है, कितनी ग्रेविटी की। कौन लोग हैं जिन्होंने इस अपराध को करने में इसका साथ दिया है, इन सबका साथ दिया है, तो उसके बारे में पूरी पूछताछ अभी की है। सर यहाँ से ये कूदा है, वहाँ बताया जा रहा है कि वहीं पे इन्होंने प्रैक्टिस की थी पहले, वहाँ फायरिंग करने से पहले। देखिए, मैंने बताया कि कई तरह के साक्ष्य हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसी प्रयास में हम इसको वहाँ पे लेके गए थे। पहले भी इसका मामला अभी तक की पूछताछ में ऐसा नहीं है कि इसकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल एक्टिविटी हो, फिर भी सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और इससे और पूछताछ की जाएगी। सर कोई वेपन बरामद हुआ? अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कई आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, जैसे जैसे बरामदगियां होगी हम आपको डिटेल में बता देंगे। अलीगढ़ में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जी हां, आपको बता दें, अधिकारी और टीम ने सड़क किनारे अवैध कब्जे हटाए, साथ ही दुकानदारों को फुटपाथ खाली रखने की चेतावनी दी गई है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया, वहीं कुछ लोगों पर जब्ती कार्रवाई भी की गई है। फिलहाल अभियान खत्म होते ही हालात फिर पहले जैसे नजर आने लगे हैं। टीम लीडर मुनेश पाल सिंह, माननीय नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार रसलगंज पूरे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है ताकि यातायात और पानी की निकासी सुचारू रूप से चल सके। देखिए, हमारा निवेदन है सभी व्यापारी भाइयों से कि प्रवर्तन दल या ये कहे नगर निगम अपनी मेहनत करता है, उस मेहनत को पानी में ना मिलाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आपने इंटीमेशन दिया था इसको? हाँ, बस नोटिस दिया है, घोषणा कराई है, अभी 2 दिन पहले घोषणा कराई थी और ज्यादातर लोगों को नोटिस भी दिए गए, उसके बाद ये फिर एक्शन लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। जी आपको बता दें, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और कई जगहों पर तूफान हुआ है। कुफरी, नारकंडा और शिमला में बर्फ के फाहे गिरे हैं। साथ ही सेब बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं वाहनों की आवाजाही बंदित हो गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बार मौसम ने करवट बदली है। बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी का क्रम लगातार प्रदेश में जारी है। जिला शिमला की बात की जाए तो सुबह के समय नारकंडा और कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई, जो कि 2 इंच के करीब दर्ज की गई है। फिलहाल अभी देखा जा रहा है सड़क मार्ग पूरी तरह से सुचारू रूप से चला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो बारालाचा, दारचा, शिमला-दरा, रोहतांग में अभी बर्फबारी के चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि उन सड़क मार्गों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इसके बात करेंगे जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में किसान और बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जो सेब की फ्लावरिंग के लिए जो तापमान है 14 से 15 डिग्री होना आवश्यक है, लेकिन इस समय जो लगातार जो बर्फबारी और वर्षा हो रही है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते जो तापमान है 6 से 7 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे कहीं ना तो कहीं जो किसान और बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 70 से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर ही निर्भर करता है। जिस तरीके से लगातार जो वर्षा हो रही इससे कहीं ना तो कहीं तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देखा जा रहा है अगर आज 5 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कल यानी कि 4 जिला के लिए जिसमें मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान और वर्षा का। और वहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में यानी कि जो 8 यानी कि आज है, आज 5 जिला के लिए है, 10 को यानी कि 4 जिला के लिए है, यानी कि 11 को अगर देखा जाए जिस तरीके से जो 10 को यानी कि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा जरूर कमजोर पड़ेगा। इसके चलते जो 10 और 11 की अगर हम बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। फिलहाल मैं अपने सोगे से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में जिस तरीके से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं की चलने की भी संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर जिला में ओलावृष्टि, तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिला के लिए येलो अलर्ट है। इस दौरान अगर हम बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदलाव ने पहाड़ों पर दिसंबर, जनवरी जैसी कड़ाके की ठंड लौटा दी है। लोग फिर से गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए। कई शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.1 डिग्री और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5.8 डिग्री गिरकर 4.8 डिग्री सेल्सियस रह गया, जबकि नारकंडा का यह 1 डिग्री और कुफरी का 1.5 डिग्री तक पहुंच गया है। नाहन का अगर देखा जाए सबसे ज्यादा यानी कि 9.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में खासकर जो शिमला, लाहौल स्पीति की बात की जाए तो ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि कुफरी और नारकंडा जैसे पर्यटक स्थलों पर सुबह बर्फ के फाहे गिरे। चौपार, मडाव, बागी, कोटखाई, खड़ा पत्थर, बलसन के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से बागवानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं अटल टनल या सिस्सू या कोकसर की बात की जाए तो बर्फबारी जारी रहने से सोलंग वैली के आगे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिससे किसानों और बागवानों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान रूटीन के कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जिस तरीके से जो बर्फबारी हुई इससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुकी है। ऐसे में किसान बागवानों के साथ साथ अगर हम बात करें पर्यटकों की, तो जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने पहुंचते हैं, उन्हें भी कहीं ना तो कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए IMD के अनुसार लगातार जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, इससे प्रदेश में ठंड भी अत्यधिक बढ़ी है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला। हमीरपुर में नगर निगम के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा हुई। जी आपको बता दें, उपायुक्त ने सिटी सेंटर निर्माण पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही अंतर्राज्यीय बस अड्डे को नए परिसर में शिफ्ट करने की भी योजनाओं पर अहम चर्चा की गई। अगर नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बैठक में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की। फिलहाल इस कदम से हमीरपुर में विकास कार्य तेजी से पूरे होने की उम्मीद है। की अध्यक्षता में नगर निगम के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें विभिन्न मुद्दे जो है नगर निगम की तरफ से लाया गया। एक जो है
जो हमारा अंतर्राज्यीय जो बस स्टैंड है उसको निर्माणाधीन बस स्टैंड में शिफ्ट करने को लेकर जो मुद्दा था उसको लेकर चर्चा की गई। इसको लेकर जो है ये डायरेक्शन दी गई है कि जो बस स्टैंड है उसकी गिफ्ट डीड कराई जाए नगर निगम के नाम पे, और इसमें जितनी भी कोडेड फॉर्मेलिटीज़ हैं डिमोलिशन के लिए उसको जो है फास्ट ट्रैक किया जाए। ये बस स्टैंड के लिए रही। साथ में स्ट्रे डॉग्स को लेकर भी चर्चा हुआ। इसमें जो है ये डायरेक्शन पास की गई है कि डॉग्स की स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग जो है इसको जो है रैपिड तरीके से जो है इसको किया जाए कि यहाँ पे जो भी जितने आवारा कुत्ते हैं इनका जितने भी इश्यूज़ है इसको सॉल्व किया जा सके। इसके साथ जो है पंचायती राज विभाग जो है उनको ये डायरेक्शन दी गई कि जितने भी वार्ड्स जो है अब नगर निगम में आए हैं उनकी संपत्ति को जो है नगर निगम के नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए और इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फास्ट ट्रैक किया जाए। साथ में उनके सैनिटेशन को लेकर सफाई व्यवस्था है इसको लेकर भी इंक्वायर किया गया और उनको ये कहा गया कि अभी बरसात के दौरान जो है जितने भी अगर नालियाँ चौक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जाए और किसी भी इंसान को जो है कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ ना हो इसके लिए भी इंश्योर किया जाए। हरिद्वार जनपद के श्यामपुर क्षेत्र में रोडवेज और प्राइवेट बस की जोरदार भिड़ंत हुई। जी आपको बता दें इसमें करीब 10 से 15 यात्री घायल हो गए। साथ ही थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा ने मौके पर राहत कार्य की निगरानी की। डायल 112 के माध्यम से पुलिस को तुरंत सूचना मिली, जिसके बाद क्षेत्र अधिकारी नगर ने भी राहत कार्य में सक्रिय कर भूमिका निभाई। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।